हेलो एवरीवन, मैं मंजू खड़ायत बेस्ट स्टडी ग्रुप एनसीईआरटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी विषय में आरोह पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत काव्य खंड में चैप्टर 3 पथिक पर आधारित प्रश्न अभ्यास। दोस्तों, इससे पहले इस कविता को हमने विस्तार पूर्वक पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। कविता को पढ़ने से पाठ पर आधारित प्रश्न अभ्यास के अलावा अन्य प्रश्न भी आप आसानी से समझ और कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास। और एक बात दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रश्न 1, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? उत्तर, पथिक का मन बादलों पर बैठकर नीले गगन और लहरों पर बैठकर विशाल समुद्र का कोना कोना विचरना चाहता है। तो यहाँ पर कवि प्रकृति प्रेमी था। वह सागर के किनारे खड़े होकर सूर्योदय का सुंदर नजारा देख रहा था। प्रश्न 2, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? उत्तर, सूर्योदय वर्णन के लिए निम्नलिखित बिंबों का प्रयोग हुआ है। नंबर 1, समुद्र तल से उगते हुए सूर्य का अधूरा बिंब अपनी प्रातःकालीन आभा के कारण बहुत ही मनोहर दिखाई देता है और उसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे हो मंदिर का कंगूरा हो। 2, समुद्र में फैली लाली मानो लक्ष्मी का मंदिर है। 3, एक अन्य बिंब में वह सूर्य की रश्मियों से बनी चौड़ी उजली रेखा मानो लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई गई सुनहरी सड़क है। प्रश्न तीसरा है, आशय स्पष्ट करें। स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो आपको अर्थ बताना है। अगर आप लोगों ने कविता पढ़ी है तो आप बड़ी आसानी से इसका अर्थ बता देंगे। स्मित वादन का अर्थ है चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि ने रात्रि सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि को ऐसा आभास होता है कि जब रात को अंधेरा छाने के बाद आकाश में तारे सज जाते हैं, तब संसार का स्वामी सूर्य देवता मुस्कुराते हुए धीमी गति से आता है तथा तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है। अगला है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की बानी। इसका अर्थ भी आपको बताना है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय प्रकृति सौंदर्य की प्रेम कहानी से है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्र तट पर प्रकृति के दृश्य इतने मनोहारी होते हैं जैसे कोई प्रेम कहानी चल रही हो और कवि इस कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाह रहा है। इस तरह से कवि विश्व भर को प्रकृति सौंदर्य का आनंद बांटना चाहता है, क्योंकि वह इससे प्रेरणा लेकर काव्य रचना करना चाहता है। अगला प्रश्न है, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है। ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखें। उत्तर, कविता में कवि ने अनेक स्थलों में प्रकृति का मानवीकरण किया है, जो कि निम्नलिखित है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। तो बादलों की मंडली नित्य नया वेश धारण करके रंग बिरंगे रूप में सज धज कर सूर्य के सामने नृत्य करती है। इसका अर्थ है, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारित माला। भाव,
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बादलों को रंग बिरंगी नर्तकी के रूप में सूर्य के सामने नृत्य करते हुए दर्शाया है। नंबर 2 है रत्नाकर गर्जन करता है। इसका भाव है प्रस्तुत पंक्तियों में समुद्र को किसी वीर की भांति गर्जन करते हुए दर्शाया गया है, जिसे महामानव भी कहा गया था। तीसरा पॉइंट है लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। इसका भाव है प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्य की रश्मियों से बनी चौड़ी उजली रेखा को मानो लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई गई सुनहरी सड़क का रूप दिया गया है। पॉइंट 4 है स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। इसका भाव है प्रस्तुत पंक्ति में ईश्वर का मानवीकरण करते हुए उसे मधुर गीत गाते हुए बताया गया है। पॉइंट 5 है जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। छिटका का अर्थ होता है बिखेरना। इसका भाव आपको बताना है प्रस्तुत पंक्तियों में अंधेरे से सारा संसार ढकने तथा आकाश में तारे छिटकने के द्वारा प्रकृति को एक चित्रकार के रूप में बताया गया है। अगला पॉइंट है उससे ही विमुक्त हो नभ में चंद्र बिहस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। फूल सांस लेकर सुख की आनंद महक उठते हैं। इसका भाव है प्रस्तुत पंक्तियों में चंद्रमा को प्रकृति प्रेम पर हंसना, वृक्षों को मानव की तरह अपने आप को सजाना तथा फूलों द्वारा सुख की सांस लेना आदि सभी मानव क्रियाओं को दर्शाते हैं। अब है प्रश्न 5। समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं? लगभग 200 शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है मेरे मन में समुद्र को देखकर कौतूहल के भाव उठते हैं। मैं सोचता हूँ कि इतना अथाह जल कैसे इस समुद्र में समाता होगा। क्या इसका कोई और छोर होगा? समुद्र के नीचे की दुनिया कैसी होगी? समुद्र तल के नीचे छिपे सारे राज को जानना चाहूँगा। वर्षों से अथाह जल राशि को समेटे हुए समुद्र कैसा महसूस करता होगा? कैसे उसकी लहरें बालू पर पहुँचते ही अपने अस्तित्व को खो बैठती हैं। दिन प्रतिदिन वर्ष दर वर्ष युगों से इसी प्रकार एक ही रूप रंग एक ही सुर में समुद्र के वक्ष स्थल पर लहरों की यह लीला अनवरत चली आ रही है। कहीं कोई आराम और विश्राम नहीं है। समुद्र को देखकर और भाव मेरे मन में उठता है कि इस अथाह जल राशि को किस तरह पीने लायक बनाया जाए और किस तरह से समुद्र के जल जीवन को सुरक्षित रखा जाए। अगला प्रश्न है नंबर 6। वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इस पर चर्चा करें और लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपने अपने विचारों को लिखना है। आप इस तरह लिख सकते हैं। यह बात बिल्कुल सच है कि वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। वर्तमान समय में प्रकृति गमलों, चलचित्रों, कैलेंडरों, पुरानी यादों आदि में सिमरती जा रही है। मानव की स्वार्थ वृत्ति और व्यावसायिक दृष्टिकोण ही प्रकृति विनाश की जिम्मेदार है। हमारे शहर कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। हमारी संवेदनाएं समाप्त हो गई है क्योंकि हम हर चीज में केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति देखते हैं। तभी तो मानव ने अपने लाभ के लिए प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर दिया है। हमें चाहिए कि
हम प्रकृति का दोहन करने के स्थान पर उसका पोषण करें, तभी हम स्वयं के लिए सुरक्षित कल बना पाएंगे। प्रकृति का महत्व हम भुला नहीं सकते, इसके बिना हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, सड़क के दोनों तरफ जहां तक संभव हो पेड़ पौधे लगाए जाएं। दूसरा, विद्यालय परिसर, आवासीय कॉलोनी, औद्योगिक स्थानों आदि की खुली जगहों पर पेड़ पौधे लगवाए जाएं। नंबर 3, देश में वृक्षारोपण संबंधी जन जागरण अभियान चला जाए। 4, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं का उपयोग न किया जाए। नंबर 5 है नैसर्गिक वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया जाए। नंबर 6 है प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।